नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका प्रैक्टिस सेट कवर हो रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर दिया हूँ। तो प्लीज़ अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपके आने वाले जो बीपीएससी एग्जाम हो गया, बिहार एसआई हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर के चैनल से जुड़ जाइए। डेली प्रैक्टिस सेट आपको शाम के 6 बजे आपको अपलोड किया जाता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो प्लीज़ आप जरूर जुड़ जाइएगा। और प्लीज़ टेलीग्राम के भी चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ एक बार टेलीग्राम से आप जुड़ के देखिए, आपको बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जाम ओरिएंटेड, करंट अफेयर्स वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप उसे भी जरूर जुड़िएगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बंगाल के स्वायत्त राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध सिर्फ 2 विद्रोह हुए। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स कि बंगाल के स्वायत्त राज्य के संस्थापक किसे कहा था? तो मुर्शिद कुली खां को कहा था। इन्होंने 2 विद्रोह नहीं बल्कि 3 विद्रोह किए थे। याद रखिए, 3 विद्रोह किए थे। किसके खिलाफ किए थे वो ध्यान रखिए। पहला जो विद्रोह किए थे वह सीताराम राय के विरुद्ध, दूसरा सुजात खां के नेतृत्व में, और तीसरा जो किए थे वह नजात खां के नेतृत्व में किए थे। तो पहला आपका कथन गलत है। दूसरा आपका देखिएगा कि अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी थी। तो ये फ्रेंड्स ये आपका सही है कि अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी थी। ये आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि 1707 में क्या हुआ था कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। और एक और यहाँ पे याद रखिए अलीवर्दी खां को 1700, अगर अलवर्दी खां की बात करते तो इसका शासनकाल जो था 1740 से लेकर 1756 तक ये बंगाल का प्रथम नवाब बना था। याद रखिए, इसका शासनकाल 1740 से 56 तक था। और बंगाल का क्वेश्चन आता है कि बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? तो यही था, अलीवर्दी खां था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल आपका 2 कथन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर की, निम्न में से कौन सा वित्तीय समिति नहीं है? देखिए, वित्तीय समिति अगर हम बात करते हैं क्या, तो इसमें से कौन सा वित्तीय समिति है? तो लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। ये आपका वित्तीय समिति है, लेकिन ये आपका जो विशेषाधिकार समिति जो है ना, ये आपका वित्तीय समिति नहीं है। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए, अस्थायी वित्तीय ना 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राक्कलन समिति, दूसरा होता है लोक लेखा समिति, और तीसरा होता है लोक उपक्रम समिति। ये 3 प्रकार के होते हैं। और याद रखिए, प्राक्कलन समिति में जो होते हैं 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जिसमें सभी सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 3 नंबर की, निम्न महासागर में से किसे सार गैसों संबंधित है? देखिए, सार गैसों किससे संबंधित है? तो सार गैसों जो है वह एक प्रकार का घास है। और याद रखिएगा कि महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है सार गैसों को। महासागरीय मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो सार गैसों को महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है। और यह जो घास है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक प्रकार का घास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव को मूल अधिकार प्रभावी होंगे? तो देखिए, ये जो हुआ था वो चंपाकम दोराई राजन मामला जो हुआ था 1951 में। इसके तहत कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निर्देशक सिद्धांत यानी कि राज्य के नीति सिद्धांत एवं मूल अधिकार के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। ये दी थी चंपाकम दोराई राजन मामला 1951 में ये दिए थे। और देखिए, यहाँ पे एक है राज्य के नीति तत्व। आपको पता है कि भाग 4 में है आपका राज्य का नीति तत्व, और मौलिक अधिकार जो है आपका भाग 3 में है। अनुच्छेद याद रखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35, और राज्य के नीति तत्व का अनुच्छेद है 36 से 51। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना है, तो आपका बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है क्या कि क्षेत्रीय परिषदों एक संवैधानिक निकाय है जिसके तहत देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो ये आपका गलत है। देखिए, क्षेत्रीय परिषद है ना, ये संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक
याद रखिएगा, संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक क्या है तो निकाय है। और याद रखिएगा सांविधिक निकाय कहने का मतलब संसदीय अधिनियम के तहत गठन हुआ था यानी कि क्षेत्रीय परिषद का। तो क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ था वो संसदीय अधिनियम के तहत गठन हुआ था, और ये एक सांविधिक निकाय है न कि संवैधानिक, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है कि इसका उद्देश्य तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई तथा विशेषवाद के विकास को रोकने में सहायता करना। अब देखिए कुछ अनुच्छेद में यहाँ पे बता रहा हूँ। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है। अगर हम बात करते हैं कि वित्त आयोग का गठन होगा अनुच्छेद 280 में है। निर्वाचन आयोग जो भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा अनुच्छेद 324 में है। और संघ लोक सेवा आयोग होगा अनुच्छेद 315 में है। तो ये थोड़ा सा अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की आइसोगोनिक रेखाएं हैं। देखिए आइसोगोनिक रेखाएं क्या है, तो आइसोगोनिक रेखाएं एक समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं है। अगर हम बात करते हैं कि समान लवणता रेखाएं कहते हैं आइसोहेलाइन, याद रखिएगा आइसोहेलाइन को समान लवणता वाला रेखा कहते हैं। समान वायुदाब वाला रेखा को क्या कहते हैं, तो आइसोबार जो है वो समान वायुदाब वाली रेखाएं को कहते हैं। और समान तापमान वाली रेखाएं को आइसोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आइसोथर्म समान तापमान रेखाओं को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर है कि सितंबर 1924 में महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास क्यों रखा था। देखिए 21 दिनों का उपवास रखा था सांप्रदायिक दंगों के पाश्चित करने के लिए उन्होंने 21 दिनों का उपवास रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए मराठा शासित क्षेत्र है और इनका शासक का उपाधि इनको दिया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पूना, देखिए मराठा शासित क्षेत्र पूना है, इसके मतलब कि शासक का उपाधि दिया था पेशवा, पूना को पेशवा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात करते हैं बड़ौदा तो गायकवाड़। अगला है ग्वालियर की बात करें तो सिंधिया। इंदौर का होलकर, इंदौर के शासक कौन थे, तो होलकर कहलाए। और नागपुर के शासक भोसले कहलाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 1 5 6 3 4 3 सॉरी। देखिएगा 9 नंबर की भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। देखिए भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी आपको कार्डेमम की श्रेणी है, जिसको हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ये केरल और तमिलनाडु के तट पर स्थित है। अगला आपका 10 नंबर की निम्न में से संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। देखिए संघीय सरकार की विशेषता क्या है वो देखते हैं। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार होनी चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकी या नहीं भी, ये गलत है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या संघीय सरकार की न्यायपालिका स्वतंत्र होगा ही, याद रखिए जो संघीय सरकार की जो न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होगा ही। अगर हम बात करते हैं कि एकात्मक शासन प्रणाली की जो नगरपालिका है वो स्वतंत्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और द्विसदनीय विधायिका होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर के राष्ट्रपति चुनाव 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे। देखिए अगर हम बात करते हैं कि प्रथम बार जो आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। और आपको पता है कि 1950 से लेकर 1962 तक देश के राष्ट्रपति थे कौन, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और देश के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। तो देखिए अगर जब प्रथम बार जो 1952 में चुनाव हुआ था तो उनके विपक्ष में कौन थे, तो KT शाह, याद रखिए आप विपक्ष में कौन थे, KT शाह थे। इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे KT शाह। जब दूसरी बार चुनाव हुआ 1957 में, याद रखिए दूसरी बार चुनाव हुआ 1957 में, तब इसके दूसरी प्रतिद्वंदी कौन थे, तो NN दास थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 12 नंबर की निम्नलिखित में से किस दिनांक तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। देखिए अकाली आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गुरुद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अगर हम बात करते हैं क्या कि सिख धर्म के, देखिए याद रखिएगा कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इन्होंने क्या किया था कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर में करवाया था। और ये जो रामदास थे वो सिख गुरु के चौथे गुरु कौन थे, तो रामदास थे। वो क्या किए थे, अमृतसर शहर की स्थापना किए थे रामदास ने। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया थे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिला युद्ध है और वर्ष है। अगर हम बात करते हैं क्या कि द्वितीय आंग्ल मैसूर से पहले हम लोग बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से लेके 69 तक में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84। अगर हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये हुआ था 1790 से लेके 92 तक हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और याद रखिएगा जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था ना, तो याद रखिएगा कि 1784 में मंगलौर की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था।
ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और चतुर्थ आंग्ल जो आपका आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ तो 1799 में हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तो देखिए द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 1750 से 54 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1803 से 5 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके 1878 से 80 के बीच में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बकिंघम नहर स्थित है। देखिए बकिंघम नहर की अगर बात करते हैं तो बकिंघम नहर कहाँ स्थित है, तो देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ना तट पर स्थित है, यानी कि कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो बकिंघम नहर स्थित है कोरोमंडल तट पर। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर देखिएगा कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या चार्टर एक्ट अधिनियम 1813, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, ये भी आपका सही है। और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण आ गया, तो आपका गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर के कागज़ का आविष्कार कहाँ किया गया, तो आपको पता है कि कागज़ का आविष्कार चीन में किया गया। 18 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक वानिकी के संदर्भ में सही है, तो देखिए कौन सा कथन सही है, तो वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था, ये आपका बिल्कुल सही है। और सामाजिक वानिकी के अंतर्गत कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी तथा सार्वजनिक वानिकी की जाती है, तो ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 आपका दोनों सही है। अगला 19 नंबर के अशोक द्वारा निर्मित धम्म के विषय में कौन सा विचार सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो देखिए अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल सही है। अशोक ने अपने धम्म के संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया था, ये भी सही है। अशोक ने धम्म की शिक्षा के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे जिसे धम्म महामात्य कहा जाता है, ये भी सही है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित केवल भारत में किया, आपका गलत है। देखिए अशोक ने न धम्म का जो प्रचार भारत, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, म्यांमार इन सभी देशों में किए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 20 नंबर की हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं क्या कि कालीबंगा व लोथल से अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किया जाता है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते, ये भी सही है। हड़प्पा काल के फ्यांस से मन के चूड़िया, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ये भी सही है। और धौलावीरा भारत उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम है जो भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन स्थल है, ये गलत है। देखिए भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन स्थल है ना वो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी जो हरियाणा में, याद रखिएगा राखी गढ़ी जो भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन स्थल कौन है, तो राखी गढ़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शहर में 34वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की, तो पहला जो ओलंपिक खेल हुआ था वो कब हुआ था, ये डेट याद रखिए 1896 में हुआ था और यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। यूनान के एथेंस शहर में क्या हुआ था कि पहला ओलंपिक खेल हुआ था। अगर हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे पूछा रहा है 34वां, तो इससे पहले 33वां हुआ है 2024 में, 33वां हुआ है। 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल हुआ है 2024 में हुआ हो, कहाँ पे हुआ ये डेट याद रखिएगा, फ्रांस के पेरिस में हुआ है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हुआ है कहाँ पे हुआ है, तो याद रखिए फ्रांस के पेरिस में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, तो ये 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा कब, तो ये डेट याद रखिएगा, ये होगा 2028 में, 2028 में होगा। और ये कहाँ पे होगा, तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। और याद रखिएगा कि अगर 35वां की बात करते हैं तो 35वां कहाँ होगा, तो 35वां होगा 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। 2032 में कब होगा, तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। और याद रखिएगा कि 3 बार ओलंपिक हो चुका है पेरिस में, 3 बार अब तक हो चुका है। पहला बार हुआ है 1900 में, दूसरा हुआ है 1924 में, दूसरा है 2024 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 22 नंबर आपका है कि कोराडी थर्मल पावर स्टेशन उसमें शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपके महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। 23 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, तो देखिए धन विधेयक है ना, ये धन विधेयक अनुच्छेद 109 में वर्णित है। और ये धन विधेयक जो है ये सबसे प्रथम बार लोकसभा में रखा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, फिर क्या होता है कि इसको राज्यसभा में लाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो यूनानी भाषा में लिखी गई है। और प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी से मिलती है। और याद रखिएगा इसके जो लेखक है ना अज्ञात है। अगला है 25 नंबर की, तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है तेलहर कुंड जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, जैन और बौद्ध धर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत के विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। दोनों धर्म ईश्वर और आत्मा को ही नहीं मानते थे, आपका गलत है। देखिए, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को मानते थे, ठीक है, और जैन धर्म जो है वो मतलब क्या कि ईश्वर को नहीं मानते थे। अगला है आपका 3 नंबर की, दोनों धर्मों में माध्यम मार्ग को समान रूप में जाना जाता है, ये आपका गलत है। देखिए, बात करते हैं क्या कि माध्यम, ये मध्यम मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म मानते थे और जैन धर्म कठोरता को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ केवल एक आपका सही है। अगला 27 नंबर की, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपके पुणे के महाराष्ट्र में स्थित है। 28 नंबर की, मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन है? तो दमयंती के चित्रकार है राजा रवि वर्मा। 29 नंबर की, ओजोन परत अवस्थित है। देखिए, ओजोन परत जो अवस्थित है वह समताप मंडल में, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल में स्थित है। और समताप मंडल की ऊंचाई है 20 से 50 किलोमीटर और ओजोन पर स्थित यही है, याद रखिएगा। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है? ओजोन परत स्थित है। अब देखिए, झील है और अवस्थित, कौन सा झील किस राज्य में? अगर बात करते हैं फुलर झील, तो फुलर झील जो है आपको उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है ये फुलर झील। और फुलर झील से ना गंगा की सहायक नदी गोमती नदी निकलती है, जो गंगा की सहायक है फुलर झील से निकलती है गोमती नदी। क्वेश्चन आता है कि गोमती नदी का किस झील से निकलती है? तो गोमती नदी फुलर झील से निकलती है, जो गंगा की सहायक नदी है। अगर बात करते हैं बड़खल झील, तो ये आपके कहाँ है? बड़खल झील तो हरियाणा में है। रूपकुंड झील कहाँ है? तो ये आपके उत्तराखंड में है। और साला झील कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। इससे प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, तो मैं इसको पीडीएफ दे सकूं। तो टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आपको पीडीएफ वीडियो सब उस पर प्रोवाइड किया जाता है। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब 31 नंबर देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो देखिए, ये अनुच्छेद आपको 65 में कहा गया है, अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्य कर सकता है, लेकिन 6 महीना के भीतर क्या होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 62 में कहा गया है क्या कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत को एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत को एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? देखिए, कोसी नदी जो है ना गंगा में कटिहार के कुर्सेला में मिलती है, ध्यान रखिएगा। और कोसी नदी निकलती कहाँ से है? तो याद रखिए, नेपाल के कोसाईधाम चोटी से निकलती है कोसी नदी। याद रखिए, नेपाल के कोसाईधाम चोटी से निकलती है कोसी नदी। और 7 नदियों का संयुक्त धारा कहते हैं कोसी नदी को। और बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को ही कहा जाता है। अगला है क्या कि बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? कौन सबसे नक्शे में सर्वाधिक पूर्व में है? तो देखिए, किशनगंज जो है वो पूर्व में है। पश्चिम में बात करें सबसे उत्तर में कौन है? तो पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण सबसे उत्तर में है। सबसे दक्षिण में गया है, और सबसे पश्चिम में कैमूर या भभुआ स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। 34 नंबर की, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस अधिवेशन में विरोध किया गया था? तो याद रखिएगा, ये जो अधिवेशन था वो काकीनाडा अधिवेशन 1923, यानी कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा अधिवेशन जो हुआ था 1923 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा विरोध किया गया था। और पता है कि वंदे मातरम ये आनंद मठ से लिया गया, जिसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके रचयिता है। और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मद्रास अधिवेशन 1927 का अध्यक्षता किसने की थी? तो एम.ए. अंसारी ने। रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और अगर हम बात करते हैं कराची अधिवेशन 1913 की, तो इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो नहीं पता इसका। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काकीनाडा अधिवेशन 1923। अगला है आपका 35 नंबर की, भारत की बुलबुल किसे कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को। याद रखिए, भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू कहते हैं। और याद रखिएगा, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही थी, जो यूपी की बनी थी। और सुचेता कृपलानी से भी याद रखिएगा कि प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, जो यूपी के ही बनी थी। महिला में बनने वाली प्रथम यही थी। अगर विजय लक्ष्मी पंडित की बात करते हैं तो आपको पता है ये
पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है विजय लक्ष्मी पंडित। और याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के बनने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष यही थी, विजय लक्ष्मी पंडित। अरुणा आसफ अली की बात करें तो आपको पता है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है अरुणा आसफ अली को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है 36 नंबर की, नाइचो किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? तो जापान की जो है वो नाइचो है गुप्तचर संस्था। अगला 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? देखिए, अगर हम बात करते हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर होना चाहिए, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित, ये गलत है। देखिए, अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचित होने के लिए अहित होना चाहिए, लोकसभा का नहीं, वह कोई लाभ के पद पर धारण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखिए, उपराष्ट्रपति को 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं, और राष्ट्रपति को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अगला 38 नंबर देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसकी मुख्य विशेषता है कि भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 तक चला था, इसके कोई भी अध्यक्ष नहीं थे। अगला है आपका 39 नंबर की, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद पूर्व में क्या था? तो देखिए, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और ये दिल्ली में स्थित है, और ये पहले विष्णु का मंदिर था, इसको तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। 40 नंबर की, बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है। देखिए, बरमुडा त्रिभुज जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है आपके उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला 41 नंबर की, भारत में प्रधानमंत्री। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये अनुच्छेद 75 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये अनुच्छेद 75 में कहा जाता है। तो अनुच्छेद 75 को पढ़िएगा तो ये समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर के, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो कौन होता है? तो ये जो होता है आपका प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो इरेस्टोस्थेनीज ने किया था भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन, इसलिए भूगोल का पिता इरेस्टोस्थेनीज को कहा जाता है। अगला है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। देखिए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 20 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। अगला देखिए, निम्नलिखित उद्यमों को विचार कीजिए, ये आंदोलन है और इसके लीडर है। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के लीडर है महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा के स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन के है ईवी रामास्वामी नायकर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 2 3 आपका सही है। 46 नंबर है कि मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का मूल कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका मूल कारण था कंपनी द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना। दस्तक मतलब कंपनी द्वारा जो आपका लाइसेंस का दुरुपयोग करना। अगला है 47 नंबर की, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? देखिए, सिक्किम का भारत में विलय ना लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1852 में। 48 नंबर की, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए अला की स्थापना की थी? तो लाहौर में अदालत ए अला की स्थापना की थी, किसने? तो राजा रंजीत सिंह ने। 49 नंबर की, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय अवस्थित है वियना ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय अवस्थित वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, इसका ये आपका प्रैक्टिस 8 कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाता है शाम के 6 बजे, तो उससे आप जरूर जुड़िएगा। और डेली इसका पीडीएफ के लिए आप पीसीएस मेकर के व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।